नमस्कार, मैं शरद। आप देख रहे हैं एमएन टीवी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के समय में परिस्थितियां अलग अलग निर्माण हो रही है और जैसे लॉकडाउन जो है वो बढ़ते जा रहा है। अब ये तीसरा स्टेज हो गया है लॉकडाउन का और इन्हीं सब बीच में जो समस्याएं आ रही है और जो मीडिया नहीं दिखा रही है, ऐसी सारी समस्याओं के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से समस्या निर्माण की जा रही है। चौधरी विकास पटेल सर, आपसे मेरा पहला ऐसा सवाल है कि अभी जो हम देख रहे हैं कि सरकार ने मीडिया में भी रखा है और बता रही है कि जो माइग्रेंट जो लोग हैं, जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए जो लोग हैं, उन लोगों को सरकार जो है ट्रेन द्वारा अपने अपने राज्यों में पहुंचा रही है और मीडिया ये भी दिखा रही है कि उनको निःशुल्क पहुंचा रही है। मगर जानकारी जो मिली है उस जानकारी के हिसाब से ये पता चल रहा है कि वो सारे जितने भी लोगों को, जो यात्री है उन लोगों को ट्रेन के द्वारा जो घर भेज रही है, वो उनसे किराया वसूल कर रही है। एक तो उनके पास खाने की समस्या है, सारी चीज़ों की समस्या है, उनको किसी प्रकार का उनके पास कुछ पैसा नहीं है। ऐसे वक्त में भी सरकार उनसे पैसा ले रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके आंदोलन की वजह से सरकार इस बात के लिए मजबूर हुई कि मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है। नहीं तो ये लोग मजदूरों को जानवरों की तरीके से एक जगह बंधक बनाकर, जगह जगह बंधक बना करके रखे हुए थे, जबरदस्ती से रोक कर रखे हुए थे। ये जो बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से जो देशव्यापी काली पट्टी निषेध आंदोलन चला, जिसमें पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी शामिल था बड़े पैमाने पर, तो इस आंदोलन की वजह से सरकार मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए मजबूर हुई। इसके लिए वामन मेश्राम जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और जो लोग आंदोलन में शामिल हुए उनको भी आंदोलन की सफलता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी जो बात यह है कि सरकार मजदूरों से किराए का पैसा वसूल रही है, ये किसी भी स्थिति में इसको सही नहीं कहा जा सकता। और खबरें ऐसी भी आई कि जहां मजदूरों से ज़्यादा पैसे भी वसूले गए, किराए से ज़्यादा भी पैसे वसूले गए। जैसे कि अगर आपको जो है मुंबई से गोरखपुर आना है, तो अगर आप एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ेंगे तो स्लीपर का किराया आपको 680 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप सुपर फास्ट ट्रेन पकड़ेंगे तो आपको 735 रुपया किराया देना पड़ेगा। लेकिन मजदूरों से 740 रुपये वसूले गए मुंबई से गोरखपुर आने के लिए, और कुछ मजदूरों से 800 रुपये तक वसूले गए जो ब्लैक में टिकट बेचे गए। तो इस तरीके के हालात हैं, इस तरीके की स्थिति है। और गवर्नमेंट ये कह रही थी कि राज्य सरकारें वहन करें, तो ऑलरेडी रेलवे ने 151 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में दिया हुआ है। तो रेलवे ने खुद इतना पैसा अगर पीएम केयर में दिया है तो कम से कम उस पैसे का उपयोग करके ही मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा सकता था, लेकिन वो पहुंचाया नहीं गया। जिस प्रकार से सरकार ने मजदूरों के साथ में जिस तरीके से किया, एक तरफ तो अमीरों को हेलीकॉप्टर की व्यवस्था दी जा रही है, एरोप्लेन की सुविधा दी गई और तमाम लोगों को तमाम प्रकार की सुविधा दी गई, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों के साथ जिस तरीके का भेदभाव हो रहा और जिस तरीके से उनको इंसान नहीं जानवर जैसा बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है। अभी कल की भी खबर थी गुजरात की कि वहाँ मजदूरों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। ऐसे तमाम जगह से खबरें आ रही हैं, तो ये बेहद चिंताजनक है और इससे इस बात का पता चलता है कि सरकार बिल्कुल भी संवेदनहीन हो गई है और किसी प्रकार की संवेदना सरकार के पास में नहीं है। इस तरीके से वो इस प्रकार की हरकतें मजदूरों के साथ में कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि गुजरात में ही नहीं, बाकी और भी हमारे पास जैसी जानकारी आई है तो कई और राज्यों में भी हमने देखा है कि पुलिस लाठी चार्ज कर रही है उन लोगों पर। फिलहाल आपने जो बात बताई है कि रेलवे भी जो है पीएम केयर फंड में पैसा दे रही है, इसके ऊपर मेरा एक सवाल आपसे ऐसा है कि 1950 में के दरमियान
एक फंड बनाया गया जिसका नाम पीएम रिलीफ फंड था। हाँ। अब वो उसका ऑडिट होता था और सारी चीजें होती थी, मगर अभी इस लॉकडाउन के समय में, कोरोना महामारी के दौरान जो ये पीएम केयर फंड बनाया गया है, तो मुझे मतलब आपसे सवाल ऐसा है कि पीएम रिलीफ फंड और पीएम केयर फंड ये दोनों दोनों अलग हैं या फिर कैसा क्या है इसका? जब पीएम रिलीफ फंड था जी, तो पीएम केयर फंड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उस फंड में जो पैसा था और उस फंड में ही लोगों से ज़्यादा पैसे ले करके रिलीफ दिया जा सकता था लोगों को, लोगों को सुविधाएं दी जा सकती थी। अलग से पीएम केयर फंड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात, मेरा ये कहना है कि पीएम रिलीफ फंड हो या पीएम केयर फंड हो, जरूरत तो जनता के रिलीफ की है ना, जरूरत पीएम के रिलीफ की थोड़े ही। जनता को रिलीफ की जरूरत है तो जनता केयर फंड बनाना चाहिए। पैसा आप जनता से ले रहे हो और नाम रख रहे हो नहीं पीएम केयर फंड है। पैसा आप लोगों से ले रहे हो, पैसा जनता का, नाम पीएम केयर फंड है और केयर जनता का उस फंड से हो नहीं रहा। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ उस फंड से। और जो जानकारी चाहिए गई पीएम केयर फंड के बारे में, तो किसी प्रकार की जानकारी अवेलेबल नहीं है, ना वो लोग अवेलेबल कराने के लिए तैयार हैं। और इसकी ऑडिट होगी नहीं होगी इसके बारे में भी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। और कितना अभी तक आ गया है पीएम केयर फंड में, इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो सारी बातें हैं, जहां अंधकार है वहां घोटाला है। पारदर्शिता होनी चाहिए। ये जो अंधकार रखा गया है, अंधकार रखना इस बात का संकेत है कि इसमें कोई बहुत बड़ा घोटाला करने की जो लोग बनाए हैं उनकी इच्छा है। इसकी वजह से इसको ओपन नहीं किया जा रहा है कि इसका क्या है, कैसे है, कितना आ गया, इसकी ऑडिट कैसे होगी, इसका खर्च कहाँ होगा, कैसे होगा, इसका कोई भी खुलासा सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें बड़े पैमाने पर लोग आशंका जता रहे हैं और ये आशंका जायज भी है कि इसमें बड़े पैमाने पर आने वाले समय में घोटाला हो गया, ऐसी खबरें आ सकती हैं। जैसे आपने बताया है, अब एक सवाल मेरा ऐसा है आपसे कि इस आपदा की घड़ी में, और सरकार ऐसा भी कह रही है जैसे कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम लोगों को सहायता करें, ऐसा वो कह रही है। मगर अभी हाल ही में एक न्यूज़ आया है कि जो पूंजीपति थे, जो पूंजीपति लोग हैं, उनके 68,000 करोड़ सरकार ने माफ़ किए हैं। तो ये अब सरकार के पास जब पैसा नहीं है तो उन्होंने उनके पैसा, सरकार के पास एक तो पैसा नहीं है और उन्होंने उनका पैसा पास किया है। अब ये पैसा वो कहाँ से लाएगी जब उनके पास पैसा नहीं है? उन्होंने सरकार और पूंजीपति लोगों के जो है कर्जे माफ़ किए उन्होंने, और वो कोई इतना कम नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ये एक अमाउंट है, 68,000 करोड़ एक अमाउंट है। 68,000 करोड़ सरकार ने माफ़ किया है। जो एनपीए था उसमें जो है बहुत सारे, चाहे मेहुल चौकसी हों, चाहे वो तमाम जो बड़े बड़े फरार हो गए यहाँ से, विजय माल्या हो, उनके भी कर्ज माफ़ हो गए। और इसका बाकायदे एक सिस्टम बनाया गया है, एक तंत्र बनाया गया है। कांग्रेस भी इसके पहले पूंजीपतियों का पैसा कर्जा माफ करती रही है। कांग्रेस कोई दूध की धुली नहीं है। आज कांग्रेस के लोग हल्ला कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस दूध की धुली नहीं है। कांग्रेस भी इसके पहले पूंजीपतियों का कर्जा माफ करती रही है। असल में एक पूंजीपति और राजनीतिक पार्टियों का एक गठजोड़ चल रहा है देश के अंदर। वो गठजोड़ इसलिए है कि जो सेंट्रल में जो राजनीतिक पार्टियां आती हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, वो ब्राह्मणों के द्वारा नियंत्रित हो रही, बनियों के द्वारा, मतलब ऊंची जातियों के लोगों के द्वारा नियंत्रित हो रही। पिछड़े वर्ग के लोगों का कोई नियंत्रण उसमें नहीं है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का। इसी प्रकार से देश में जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, आप पूरी लिस्ट उठा करके देख लो, जो देश छोड़ करके बाहर गए और जिनका NPA है, वो सारे के सारे बनिया हैं, ब्राह्मण हैं, उच्च जातियों के लोग हैं। उसमें भी कोई बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का नहीं है। तो ये जो पूंजीपति हैं अपर कास्ट के और ये जो राजनेता हैं अपर कास्ट के, इन लोगों के द्वारा भारत को लूट करके, ये लूट तंत्र का एक मिला जुला कार्यक्रम है। ये केवल
पूंजीपतियों का लोन माफ करने का मामला नहीं है, बल्कि लोन दिया ही इसीलिए जाता है कि उसका एनपीए होगा और एनपीए होने के बाद में फिर उसको माफ कर दिया जाएगा और उसका सारा लोड सरकार जनता के ऊपर आएगा, सरकार उठाएगी, मतलब जनता के ऊपर आएगा। तो उसके लिए पहले लोन दिलाया जाता है और लोन का आधा पैसा राजनेताओं को कुछ हिस्सा दिया जाता है और कुछ हिस्सा जो है पूंजीपति अपने ऐशो आराम में लगाते हैं। जैसे एक कंपनी बनाई गई, कंपनी का लोन हो गया, कंपनी का लोन होने के बाद उस कंपनी में वो पैसा नहीं लगा, उस पैसे को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। जब दूसरी जगह उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है तो बैंक ऑब्जेक्शन लेता है, बैंक ऑब्जेक्शन लेता है, उसकी जांच बैठ जाती है, उसकी जांच बैठ जाती है तो वो जो कंपनी है उसको दिखा दिया जाता है कि ये कंपनी दिवालिया हो गई है। जब कंपनी दिवालिया हो गई तो कोई दूसरा आदमी उस कंपनी को खरीद लेता है, वो उसी के आसपास का आदमी होता है या सरकार के करीब का आदमी होता है, वो खरीद लेता है। और वो जब खरीद लेता है कंपनी को, दोबारा उस कंपनी पर वही बैंक लोन कर देते हैं। अजीब बात है कि जो कंपनी दिवालिया हो गई, दोबारा जब दूसरे व्यक्ति ने खरीदा तो उस कंपनी पर दोबारा वही बैंक लोन करते हैं और जो उनका पुराना लोन है, जो एनपीए है, उस एनपीए को खत्म कर दिया जाता है, उस एनपीए को माफ कर दिया जाता है। ये स्थिति देश के अंदर पैदा हो गई है। तो ये लूटने का कार्यक्रम है, देश के जनता के पैसे को लूटने का कार्यक्रम है। ये नेताओं और पूंजीपतियों के गठजोड़ का मामला है, ये केवल पूंजीपतियों के कर्जा माफ करने का मामला नहीं है। अगर वो दिवालिया हो जा रहे हैं पूंजीपति, तो आज तक तो हमने नहीं देखा कि कोई पूंजीपति आदमी आकर के नरेगा में मनरेगा में मजदूरी किया हो। ऐसा तो हमने नहीं देखा आज तक। कोई आदमी भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया, नरेगा मनरेगा में मजदूरी किया। ये हजारों करोड़ रुपए डकार रहे हैं, सरकार बोल रही है कि हम इन पर कार्यवाही नहीं कर सकते, लेकिन किसी किसान का अगर 10,000, 5,000, 20,000 रुपए बकाया हो तो उसको तो जेल में भेज दिया जाता है। उसके पास अगर बकरी है, उसके पास जानवर है, तो उसको भी ले लेते। बिल्कुल। ये स्थिति है। अगर मजदूर कर्ज ले तो उसको जो पकड़ लेते हैं उसको जेल में डाल देते जी। और हजारों करोड़ जिनका बकाया है उनके लिए कोई कानून नहीं है, वो विदेशों में जाके मौज कर रहे हैं। कोई किसी आइलैंड पे जाकर के नागरिकता ले लिया रह रहा है, कोई किसी देश में जाकर के नागरिकता लेके रह रहा है। तो ये सरकार की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता। और केवल बीजेपी का मामला नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस के लोग मिलजुल करके इस खेल में शामिल हैं। बस अंतर इतना है, जब बीजेपी सत्ता में रहेगी तो कांग्रेस विरोध करेगी और जब कांग्रेस सत्ता में रहेगी तो बीजेपी विरोध करेगी। नीतियां दोनों की सेम है, दोनों ने पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया है। केवल बीजेपी ने नहीं किया है, कांग्रेस ने भी किया है। जिस तरीके से आपने बताया कि किसानों के जब किसानों को लोन दिया जाता है और वो उसको नहीं चुका पाते हैं तो उनके घर में से जो उनका कुछ भी हो, जैसे बकरी हो या फिर जो भी हो, उनके खेत को जब्त कर लेती है, सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं। इसमें एक सवाल ऐसा भी आ रहा है कि इस लॉकडाउन से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उनकी फसलें जो है वो नष्ट हो रही है। और जो उन्होंने, जैसे अभी महाराष्ट्र में कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि जो तरबूज की खेती होती है पूरी नष्ट हो गई है। ऐसे में सरकार ने उनको कोई सुविधा नहीं दी है, क्या कहेंगे? किसानों का जो मामला है, सबसे ज़्यादा जो इसमें जो सब्जियों के किसान हैं, जो सब्जियां थी, हरी सब्जियां जो थी और जो फूल के किसान थे, सबसे ज़्यादा इन लोगों का व्यापार चौपट हुआ है इसमें। और दूसरी भी खेती किसानी प्रभावित हुई है। सरकार को चाहिए कि वो उनको रिलीफ दे, मगर सरकार अभी तक कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि इस देश की अर्थव्यवस्था को अभी नरेंद्र मोदी ने भी अपील किया, आत्मनिर्भर हो जाओ। तो आत्मनिर्भर कहाँ से होंगे? किसान के ऊपर ही तो आत्मनिर्भर होंगे। लेकिन किसान तो पहले से ही आत्महत्या कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा था किसानों की आय 2 गुना करेंगे, 2 गुना तो हुई नहीं, बल्कि किसान तो अभी भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। तो निश्चित रूप से किसानों को इसके लिए मदद करनी चाहिए। किसानों को जो खाद है, बीज है, उनका जो लोन का ब्याज है, ये सारा माफ करना चाहिए। उनका कर्जा माफ करना चाहिए, जो उनका केसीसी का कर्जा है या ट्रैक्टर का कर्जा है, ये सारा माफ करना चाहिए सरकार को।
और लेकिन सरकार अभी तक इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार को किसान तो पैसा, सरकार को जो बैठे लोग हैं उनको तो पूंजीपतियों से पैसा मिल रहा, तो पूंजीपतियों को ध्यान में रख करके योजनाएं बना रहे हैं। वो इस देश को जो खिलाने वाले किसान हैं, किसानों को ध्यान में रख करके योजनाएं नहीं बना रहे हैं। इसकी वजह से जबकि अगर इस लॉकडाउन में भी अगर सबसे ज़्यादा खरीदारी अगर आप देखेंगे नहीं कहाँ अच्छा चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइजर खरीदने का मामला है वो किसान ही खरीद रहे हैं। बिल्कुल। अगर खरीदारी हो रही है तो किसानों के माध्यम से फर्टिलाइजर की हो रही, बाकी सारी खरीदारी तो बंद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान इस देश की व्यवस्था की रीढ़ है, मजदूर इस देश की व्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन इस देश का जो शासक वर्ग है वो शासक वर्ग चूंकि अलग प्रजाति का है, अलग नस्ल का है, और जो इस देश के किसान हैं, मजदूर हैं, वो अलग नस्ल के हैं, उस देश के मूल निवासी हैं, और जो शासक वर्ग है इस देश का वो असल इस देश का रहने वाला नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की वजह से जो दूसरे जो विदेशी लोग हैं, जो इस देश के शासक वर्ग हैं, वो इस देश के किसानों और मजदूरों के साथ कभी भी न्याय नहीं करते, और वो कभी नहीं सोचते कि इनकी भी स्थिति सुदृढ़ हो, इनकी भी स्थिति अच्छी हो। इसलिए वो इस तरीके की बातें करते रहते हैं, और इनके लिए कोई खास प्लान, कोई खास सुविधा देने का काम सरकार नहीं कर रही है। इसमें मेरा एक सवाल ऐसा था, जैसे अभी आपने बताया कि किस तरीके से किसानों के ऊपर अन्याय होता हुआ सरकार देख रही है, मगर उनके लिए कुछ कर नहीं रही है। कल ही की न्यूज़ है कि सरकार ने जो है जो दारूबंदी जो थी अभी 2 महीने से कंटिन्यू बंद थी, दारूबंदी क्या सभी कुछ बंद था। अभी कल सरकार ने जो है दारुओं की दुकान, जो शराब की दुकान होती है वो खोल दी है, और इस बीच में कई लोग जो है लंबी लंबी लाइन लगाकर, कई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ना रखते हुए भीड़ कर रहे हैं। जनता जो है वो भूखमरी के कगार पर है। ऐसे समय में सरकार ने एक ऐसा कुछ निर्णय लिया और शराब की जो है दुकानें खोल दी है, क्या कहेंगे इस पर? अब सरकार का भी सोचने का तरीका अजीब है। तबलीगी जमात के लोग इकट्ठा होंगे तो कोरोना फैल जाएगा, लेकिन अगर किसी मंदिर में लोग इकट्ठा होंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। अगर मजदूर इकट्ठा हो गए तो कोरोना नहीं फैलेगा, क्योंकि वो तो सरकार का फेलेवर माना जाएगा। बिल्कुल। अब दारू के ठीके खोल दिए गए, और इस बात को कह करके खोल दिए गए कि भाई इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम खोल रहे हैं। लेकिन सच्चाई इतना नहीं है। सच्चाई तो ये है कि अभी तक तो धर्म के नशे में लोग जी रहे थे। अभी तक तो तबलीगी जमात ने कोरोना फैला दिया, इस बात के नशे में लोग जी रहे थे। तो लोग नरेंद्र मोदी को, लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ रहे थे। तबलीगी जमात का मामला भी तब लाया गया जब मजदूर दिल्ली में सड़कों पर आ गए थे। बिल्कुल। तो सरकार को लगा ये तो हमारे लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गई, तो इसका ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए, तो उसका ठीकरा तबलीगी जमात के ऊपर फोड़ दिया। टीवी वाले रात दिन केवल मुसलमान ही कोरोना फैला रहे, इस प्रकार की बहुत सारे चैनल खबरें दिखा रहे हैं लगातार रात दिन। बिल्कुल। तो एक तरीके का ये नशा लोगों के ऊपर सवार किया गया था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम जो सोशल मीडिया के चैनल हैं उनके द्वारा लगातार ये कोशिश की गई कि ये जो भ्रम है लोगों का ये दूर किया जाए। तो ज़्यादा दिन तक इस नशे में लोगों को नहीं रखा जा सकता। संकट लगातार बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार खत्म हो गया है। डायरेक्ट कम से कम 15-20 करोड़ लोगों का रोजगार तो डायरेक्ट खत्म हो गया है। इनडायरेक्ट कम से कम 30-40 करोड़ लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है। अब इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है तो लोग सरकार से सवाल करेंगे कि हमारे रोजगार की क्या व्यवस्था है। किसानों की दुर्दशा हो रही, किसान सवाल करेंगे, मजदूर परेशान ही है, जगह जगह वो सड़कों पर निकल रहे हैं, जगह जगह उनके ऊपर अन्याय, अत्याचार, लाठीचार्ज और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले, ऐसी तमाम प्रकार के उनके ऊपर ये किया जा रहा है। खाने पीने की भी उचित व्यवस्था नहीं है। तो ये जो गवर्नमेंट का फेल्योर है, तो गवर्नमेंट पूरी तरीके से विफल हो गई है। तो ये सारी विफलता को नशे में चूर कर देना चाहती है सरकार। मौत का व्यापार कर रही है। एक तरफ तो हम कोरोना से बचने के लिए एक तरफ तो हम लॉकडाउन कर रहे हैं, लेकिन
शराब से भी तो मौतें हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिदिन 383 मौतें शराब से हो रही है, केवल लीवर डैमेज होने से। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सीडेंट से कितनी मौतें हो रही है ये अलग आंकड़ा है। शराब पीने से जो कैंसर होता है उससे कितनी मौतें हो रही है वो अलग आंकड़ा है। केवल शराब पीने से जो लीवर डैमेज हो रहा है उससे 383 मौतें प्रतिदिन होती हैं। अगर 383 मौतें प्रतिदिन हो रही हैं शराब पीने से, तो इतना ज्यादा मौत तो कोरोना से नहीं हो रही। हम देख भी सकते हैं कि सरकार, जैसे भी मैं 2 दिन पहले मैं न्यूज़ पर देख रहा था, उस पर न्यूज़ कुछ ऐसी चल रही थी कि अगर ये 1 सप्ताह के अंदर अगर ये शराब अगर नहीं अगर बेची गई तो ये जहर बन जाएगा। इसके लिए भी हो। हाँ, दूसरी बात यह है कि सरकार कोई काम सोच समझ के करती है ऐसा लग नहीं रहा अभी तक। हाँ, जैसे नोटबंदी लागू किया, बहुत सारे गरीब लाइन में मर गए। जैसे जीएसटी लाया, अभी लॉकडाउन किया, लॉकडाउन में सारे मजदूर सड़क पे आ गए। सरकार ने कोई एस्टीमेट ही नहीं बनाया कि इतनी संख्या में प्रवासी मजदूर रहते हैं, इनका क्या होगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी या कहाँ खाएंगे, ऐसा कोई एस्टीमेट ही नहीं बनाया। अभी जैसे दारू की दुकान खोल दिया, अभी सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब टीवी वाले नहीं चलाएंगे कि नहीं अब कोरोना संक्रमण हो रहा है, ऐसा टीवी वाले नहीं चलाएंगे। बिल्कुल, टीवी वाले तो इस सारी चीजों को नहीं दिखा रहे, मगर जो सोशल मीडिया पे जो चैनल जो चलाते हैं वो सारी इन सब चीजों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के काम। तो जिस तरीके के से सरकार इन चीजों को कर रही है, तो अगर वास्तव में कोरोना है, अब वास्तव में मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ तो कोरोना से डराया जा रहा है, उसके संक्रमण से डराया जा रहा है, और दूसरी तरफ जिस तरीके से सरकार मनचाही धज्जियां उड़ा रही है, लॉकडाउन की हो चाहे सोशल डिस्टेंसिंग को, धज्जियां उड़वा रही, सरकार ही उड़वा रही। बिना तैयारी के दारू के ठीके खोल दिए। इतने दिन से दारू के ठीके बंद थे, तो अगर एकाएक दारू के ठीके खुलेंगे तो क्या अफरा तफरी मचेगी, इसका आकलन, इसका अनुमान गवर्नमेंट को करना चाहिए था। लेकिन इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कोई तैयारी नहीं किया, और ये मौत बेचने का कार्यक्रम सरकार कर रही है दारू के ठेके खुलवा करके। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह है। और मीडिया का, और इससे भी बड़ी ज्यादा भयावह स्थिति ये है कि मीडिया का जो रवैया है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया अपने को जो चैनल और अखबार के लोग कहते हैं, उन लोगों को सही खबरें, सही जानकारी लोगों को देनी चाहिए, मगर वो लोगों को गुमराह करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन से टिकट के पैसे लिए गए, सब लोगों ने देखा, लिए गए, मगर टीवी वाले क्या कह रहे हैं, नहीं इस पे राजनीति हो रही। तो ये जो स्थिति है, ये मीडिया का जो रोल है, ये मीडिया का रोल बहुत ही ज्यादा भयावह है, बहुत ज्यादा खराब है। और इस तरीके से लोगों के पास जो सही जानकारी है वो सही जानकारी नहीं जा रही है। अब इससे एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया। अब जिस तरीके से मजदूरों के साथ अमानवीयता का व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके साथ जानवरों जैसा, एक तरीके से कहा जाए तो जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है, तो जो मजदूर अपने घर आ जाएंगे, कल जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो कल तो हमको फैक्ट्रियां शुरू करनी पड़ेगी ना। अब फैक्ट्रियां मजदूर के बगैर कैसे शुरू होगी? जो रास्ते में मुर्गा बन करके 1000 किलोमीटर की यात्रा किया है, लाठी खा करके, भूखे पेट रह करके 1000 किलोमीटर की यात्रा किया है, मान लो कल लॉकडाउन खुल जाएगा, उसको कहा जाएगा अभी खुल गया, सब अच्छा हो गया, आप आ जाओ, आ जाने वाला है तुरंत। बहुत सारे लोगों के तो घर वाले कह रहे हैं कि भाई अब यहीं रहो, एक रोटी कम खाएंगे, मगर गांव में ही रहो। बिल्कुल। तो ये दूसरे तरीके का एक संकट निर्माण हो जाएगा कि मजदूर जाएंगे नहीं। मजदूर ही उद्योगों की रीढ़ है, देश की अर्थव्यवस्था किसान और मजदूर से। तो मजदूरों के साथ इस तरीके का व्यवहार किसी भी स्थिति में उचित नहीं है, और इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए था। नहीं तो आने वाले समय में फैक्ट्रियां चालू करने के लिए मजदूर नहीं मिलेंगे। एक इसमें मेरा एक सवाल आपसे ऐसा है कि हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन जब हुआ, उससे पहले जो एनआरसी, एनपीआर को लेकर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अलग अलग जगहों पर, तो उनको केवल ये कहकर हटा दिया गया कि अभी के समय में जो कोरोना महामारी है, इसे हमको लड़ना है।
अभी सबसे पहले ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। और ये कहकर सभी लोगों ने सरकार का समर्थन दिया। सरकार जो लॉकडाउन सरकार ने किया उसका समर्थन लोगों ने किया, मुस्लिम लोगों ने समर्थन किया, सभी ने उनका समर्थन किया। मगर कई न्यूज़ मेरे पास, कई जानकारियां मेरे पास ऐसी आई है और वीडियो भी आए हैं। उन वीडियो में साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो लोगों के घर पर जा जाकर इस कोरोना महामारी के दौरान भी एनआरसी एनपीआर के लिए जनता से समर्थन बटोर रही है। नहीं, अगर क्या ऐसा कहेंगे? बीजेपी के लोग कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। और हम तमाम लोगों से आपके माध्यम से अपील भी करना चाहेंगे कि ये जो सीए एनआरसी है ये केवल मुसलमानों के विरोध का मामला नहीं है, बल्कि तमाम एससी एसटी ओबीसी के भी विरोध का मामला है। चाहे असम का उदाहरण हो तो उसको भी देख लिया जाए तो मुसलमानों का 3 गुना एससी एसटी ओबीसी के लोग एनआरसी से बाहर किए गए। तो अगर पूरे देश भर में होगा तो चूंकि हम लोगों की आबादी ज़्यादा है तो ज़्यादा इसमें ओबीसी के लोग सबसे ज़्यादा और फिर एससी एसटी के लोग इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो इसलिए एनआरसी सीए का जो मामला है वो हमारे विरोध में है और इसका किसी भी स्थिति में हमारे लोग समर्थन ना करें। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको ये कहा जाए कि आप हमारे गली मोहल्ले से बाहर चले जाओ, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। अभी कोरोना में लॉकडाउन है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जाने की कहीं इजाज़त नहीं है। अगर वो ऐसा जाते हैं तो उनको पुलिस को पकड़ करके देना चाहिए। बिल्कुल। अभी आखिरी मतलब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने जब पहले सवाल में जब मुझसे कहा कि जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है वामन मेश्राम, उन्होंने उनका धन्यवाद दिया आपने कि उन्होंने लोगों को मदद किया और सरकार को भी उन्होंने कहा कि जो काली पट्टी आंदोलन चलाया था, राष्ट्रव्यापी काली पट्टी आंदोलन, तो वो उससे लोगों को बहुत जगह फायदा हुआ। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि इसी मुद्दे पर आपने उन्हें समर्थन दिया था कि जो लोगों के साथ समस्याएं हो रही है, जो बर्बरता से पुलिस जो है लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, लोग भूखमरी के कगार पर हैं, इन सारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए आपने भी बहुजन क्रांति मोर्चा को समर्थन किया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब तो लोगों को उनके घर पर पहुंचाया जा रहा है, लोगों को खाने की सुविधा, लोगों को खाने का व्यवस्था भी किया जा रहा है। पुलिस जिस तरीके से अमानवीय ढंग से लोगों को परेशान कर रही थी, उनको पीट रही थी, वो भी उन्होंने बंद कर दिया है। क्या फिर भी आपका उनको समर्थन? नहीं, वो आंदोलन 3 मई तक था और वो भारी सफलता के साथ 3 मई को संपन्न हुआ और हम लोग स्थितियों की समीक्षा कर रहे हैं। और जिस तरीके से मजदूरों को परेशान किया जा रहा है, किसानों की समस्याएं हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं अभी भी, तो अगर इसमें सरकार तुरंत सुधार नहीं करेगी तो हम लोग फिर आपस में सलाह मशवरा करके फिर इस प्रकार का कोई आंदोलन कर सकते हैं। इसलिए हमारा सरकार को भी अनुरोध है कि इस प्रकार का जो अमानवीय व्यवहार मजदूरों के साथ में हो रहा है और जो किसानों की स्थिति खराब हुई है उनके लिए सरकार कोई खास स्कीम नहीं बना रही है, तो इन सारे मुद्दों पर सरकार ध्यान दे। और जो डॉक्टरों को किट नहीं उपलब्ध हो रही है तो इन सारे मुद्दों पर सरकार ध्यान दे, नहीं तो हम लोग दोबारा भी इसके लिए आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। स्थितियों की समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। छत्रपति साहू महाराज अगर इतिहास में देखा जाए आधुनिक भारत के, तो छत्रपति साहू महाराज जैसा राजा दूसरा कोई देखने को नहीं मिलता कि इतना ज़्यादा काम अपने राज्य में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए किया। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में आरक्षण लागू किया और लेकिन आज की तारीख में हालात ये है कि आरक्षण की दुर्दशा ज़्यादा की जा रही है। आरक्षण को लागू कम किया जा रहा है, आरक्षण को सबोटेज ज़्यादा किया जा रहा है। यहाँ से लेकर के चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, सबका उपयोग करके आरक्षण को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, आरक्षण को निष्प्रभावी करने की कोशिश की जा रही है। तो छत्रपति साहू महाराज के परिनिर्वाण दिवस पर हम लोगों को इस बात की शपथ लेना होगा, इस बात
इस बात का संकल्प लेना होगा कि जो छत्रपति साहू महाराज ने एक सामाजिक न्याय की व्यवस्था की शुरुआत अपने राज्य से किया था, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में दिया, और भारतीय संविधान में लिखने की वजह से हम लोगों को ये सारे हक अधिकार मिले हुए हैं। तो उसको बचाना हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो बचाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। ये हमारे पुरखों की विरासत है, हमारे बुजुर्गों की विरासत है। तो इसको बचाने का संकल्प हम लोग छत्रपति साहू महाराज के स्मृति दिन के मौके पर लेते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में चौधरी विकास पटेल, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के। तो यूं ही बने रहिए MN टीवी से, देखते रहिए MN टीवी। तब तक के लिए धन्यवाद।